Hello everyone, welcome to another lecture of electronics and measurement. राइट तो आज हम लोग देखेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में आपके जो सिलेबस में है, एक तो इसका कंस्ट्रक्शन है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। एक तो आपका इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, राइट। उसके बाद है आपका इसका वर्किंग, देन टॉर्क इक्वेशन के बारे में आपको जानना है, फिर सेंसिटिविटी क्या होता है और डैम्पिंग के बारे में। बस इतना ही, ये 4 टॉपिक है आप लोग को पढ़ना जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सब देखते हैं। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, टॉर्क इक्वेशन क्या होता है, सेंसिटिविटी क्या होता है और डैम्पिंग क्या होता है। डैम्पिंग थोड़ा सा ये जो है आपका कंट्रोल सिस्टम का टॉपिक हो जाता है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए आप लोगों को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ठीक है, तो ये देखो, ये जो है एक मतलब यूं कह लो आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये मैंने बस अभी एज यूजुअल मैंने नेट से इसको डाउनलोड किया हुआ है और आपके पास है ये। हालांकि जब मैं आपको नोट्स दूंगा तो उसमें मैं मतलब हैंड रिटन दूंगा या फिर बुक का पिक्चर लगा दूंगा वहां पे, राइट। फिर एज सिंपल वही है रीजन इसके पीछे कि मतलब नेट पे थोड़ा अच्छा HD क्वालिटी का पिक्चर भी मिल जाता है और टाइम का भी बचत होता है, राइट। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन में है क्या क्या। तो जैसा कि आप देख रहे होगे, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। कहने का मतलब है एक पेयर ऑफ मैग्नेट हम लेते हैं, ठीक है, मतलब नॉर्थ और साउथ, ठीक। और इसका लेने का पीछे कारण क्या है, मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है। अभी धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूज है और क्या काम होता है, ठीक है। और ये जो मैग्नेट है वो इसी डायरेक्शन में क्यों, मतलब देखो यहाँ पे ये जो है ये मतलब राउंड शेप में है ना, ये देखो ऐसे राउंड शेप में है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो दिखाया है वो आपको मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप में दिखाया है। तो ये राउंड शेप में ही क्यों है, इस शेप में क्यों नहीं है, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक। जस्ट एक बार आप देख लो। तो इसमें यूज क्या होता है, एक पेयर ऑफ मैग्नेट यूज होता है और ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है। मतलब आप इसको ऐसे समझ लो ना, मतलब ये इस टाइप से होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये इस टाइप से रहता है, ठीक है। ये मतलब ए बी मान लेते हैं, मतलब कि सरफेस ए है और ये सरफेस बी है। तो ये जो ये वाला शेप दिख रहा है, मतलब अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, यहां से देखोगे, तो आपको तो सिर्फ सर्कल ही दिखेगा ना, ये पोर्शन तो दिखेगा नहीं, ठीक है। कहने का मतलब है जैसे आप कोई एक पाइप लो, ठीक है। पाइप के अगर बस एक होल साइड से देखोगे तो आपको पूरा पाइप थोड़ी ना दिखता है, ओनली होल दिखता है, ठीक है, और वो भी सर्कुलर पोर्शन में। तो ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, ये जस्ट इसका अपर पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट है। बेसिकली ये है क्या, एक सिलेंड्रिकल शेप में है और ये अंदर गया हुआ है, राइट। आई थिंक जो सबको समझ आ गया होगा। और उस पे ये जो दिख रहा है, ये सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये कॉइल लपेटा हुआ है, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक सेकंड मैं फिर से बना देता हूँ एक बार। जस्ट अ सेकंड। ये जो देखो, ये है, ये जो कॉइल है इस पे वो ऐसे है, यहां से गया है, ये पूरा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब इस टाइप से है, ये लपेटा हुआ है। अब इस कॉइल्स में से क्या जाता है, तो करंट, ठीक है। मतलब जो मेजरिंग करंट होता है, जो मतलब हमें मेजर करना होता है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, वो है करंट, ठीक है। मेजर नहीं, मतलब ये तो डिफ्लेक्शन शो करता है ना, तो जस्ट ये चीज वो है, इसमें से करंट जाएगा, ठीक है। ये एक स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग इसलिए होता है ताकि ये जो पॉइंटर है आपका स्प्रिंग के हेल्प से रोटेट कर सके, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग होता है ना, आप सभी ने मतलब बचपन में एक टॉय आया करता था, मतलब अभी भी आता होगा, ठीक है। उसमें होता क्या था कि हम लोग चाबी लगा देते थे और वो स्प्रिंग रोटेट कर देता था, और उसके कारण फिर ये व्हील्स जो होते थे इसके रोटेट करते थे। मैं स्प्रिंग का फोटो भी मैंने दिखा लिया हुआ है, देखो ये इसी टाइप का कुछ स्प्रिंग होता था उसमें, दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको रोटेट करोगे तो ये टाइट होता जाएगा और उसके कारण होगा क्या, इसकी मूवमेंट होगी। मान के चलो कि ये अगर आप टाइट करोगे तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। फिर जैसे जैसे लूज होगा स्प्रिंग आपका, वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये वही स्प्रिंग है और ये सॉफ्ट स्प्रिंग स्प्रिंग रहता है, ठीक है। तो आई थिंक सब कुछ मैंने इसमें आप लोगों को बता दिया है।
अब आते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे कि क्यों क्या वर्क होता है। गैल्वेनोमीटर के बारे में तो आप लोग को काफी हद तक पता ही होगा कि गैल्वेनोमीटर हम लोग क्यों यूज करते हैं। थ्रू आउट ब्रिजेस जो हमने यूज किया है और अभी रिसेंटली हमने जो पढ़ा है पोटेंशियोमीटर उसमें भी यूज किया हुआ था। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है कि ये करंट को मतलब एक वायर से करंट पास हो रहा है नहीं हो रहा है उसको ये सेंस करता है, बस यही करता है ना, और तो कुछ हम लोग फिलहाल नहीं करते। हालांकि हम इसको कैलिब्रेट करके एज ए आमीटर भी यूज कर सकते हैं और एज ए वोल्टमीटर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि बेसिक पर्पस इसका क्या है, तो ये करंट के प्रेजेंस को मेजर करता है। ठीक है, करंट को नहीं मेजर करता है, वोल्टेज को नहीं मेजर करता है, ये करंट के प्रेजेंस को मेजर करता है। मतलब अगर करंट होगा तो ये डिफ्लेक्ट करेगा, अगर करंट नहीं होगा तो ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। बस एज सिंपल इज दैट। ये एरो वाला ये एरो का पोर्शन जो है। अब देखो इसमें होता क्या है देखो ये तो ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, रुक जा एक बार मुझे हाइलाइटर लेने दो, अब उससे थोड़ा आप लोग अच्छा सा क्लियर होगा। ये जो आपको दिख रहा है आप लोग को इस तरीके से ब्लैक कलर का, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये जो है ना इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, और इस इन वायर से ये जो ये वायर्स है ना, इन वायर से सॉरी कॉइल है, इसमें से इसके थ्रू करंट जा रहा है। तो जब भी करंट जाएगा तो एक तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये तो मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही है। ठीक है, तो जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में मतलब उनका इंटरेक्शन होता है तो एक हमारा टॉर्क जनरेट करता है। और वो टॉर्क कैसे होता है तो मतलब अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, जस्ट अभी ये समझो कि अगर दो फ्लक्स है, मतलब फ्लक्स 1 और दूसरा फ्लक्स ये 2, जब भी ये दो फ्लक्स आपस में इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, इसके इंटरेक्शन के कारण, इंटरेक्शन मतलब इन द सेंस इनमें जब भी एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो हमारे पास एक टॉर्क आता है, राइट। अब टॉर्क मोस्ट प्रोबेबली आप सभी को पता होगा, मतलब जैसे एक फोर्स होता है, मतलब जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसको मूव कराना है आपको, तो आप क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे, राइट, मतलब इसको धक्का दोगे या पुश करोगे। सिमिलरली अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट कराना है, जैसे मान के चलो ये आपका दरवाजा है, ठीक है, मतलब इन द सेंस आपके घर में का रूम का जो गेट है उसको अगर आपको ओपन करना होता है तो आप क्या करते हो, पूरा इसको फोर्स, मतलब किसी एक साइड से फोर्स लगाते हो ना, और एक साइड ये फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो जब ये घूमता है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ वहाँ पे वो, ये बोलना मतलब गलत होगा कि हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, एक्चुअली में वहाँ पे हम लोग टॉर्क लगाते हैं। तो फोर्स के कारण क्या होता है, लीनियर मोशन होता है, और टॉर्क के कारण क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है वो रोटेट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, आई थिंक सो सबको क्लियर होगा। तो यहाँ पे टॉर्क का क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पे ये मतलब है टॉर्क से कि जैसे ही अगर आप इससे करंट फ्लो कराओगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो उसके कारण होगा क्या कि ये पॉइंटर आपका रोटेट करना स्टार्ट करेगा। रोटेट करने का मतलब ये है कि ये डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गया। तो आता कहाँ से है, तो एक तो वायर है, मतलब वायर है उसमें से करंट जाएगा, तो करंट जाएगा तो मैंने क्या बताया हुआ कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसके मतलब सर्कल बना के आएगा। कहने का मतलब है राइट हैंड थंब रूल से मैंने क्या बताया हुआ था कि जिधर ये एरो डायरेक्शन है उधर आप अंगूठा करोगे और बाकी की जो उंगलियां हैं उसको आप रोटेट करोगे। जैसे ही ये काम करोगे तो जो उंगलियां जिस डायरेक्शन में घूमती है वो डायरेक्शन आपका क्या बताता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब फ्लक्स आया तो उसके कारण क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, इसमें करंट के कारण, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड पहले से है। तो जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। अभी मैं टॉर्क का इक्वेशन भी लिखूंगा, लेकिन जस्ट अभी ये समझो कि एक तो करंट के कारण और एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपके पास क्या आएगा, टॉर्क आएगा, राइट। ठीक है, तो अब वो टॉर्क आएगा कितना, मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, तो उसका जो वैल्यू है ये आप लोग 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या फिर अगर नहीं भी पढ़ा है तो आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है कि मतलब आपको वो डिराइव करना है, जस्ट आप लोग को ये याद रखना है। देखो ये होता है एन आई ए बी। बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। आई क्या है, इसमें से इस इन कॉइल्स में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो है। एन ये जो कॉइल्स आपने किया है ये कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, और इन कॉइल्स का ये एरिया है, राइट।
जस्ट ये चीज जो है आपका ये टॉर्क इक्वेशन है, ठीक है। आई थिंक जो सबको समझ आ गया होगा। तो जैसे ही जितना भी करंट फ्लो होगा उसके कारण करंट फ्लो होगा, जैसे जैसे अब देखो इसमें तो नंबर ऑफ टर्न्स आप तो एक बार मतलब अगर कंस्ट्रक्ट कर दिया है आपने तो नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स, ये फिक्स, ए फिक्स मतलब जो भी कॉइल लगाओगे तो उसका एरिया जो रहेगा वो भी फिक्स है, बी मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी फिक्स है। आप चेंज क्या कर सकते हो, ओनली करंट। कहने का मतलब है कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यही होता है ना, ठीक है। मैं एक नया स्लाइड लेता हूँ फिर से बताऊंगा आप लोगों को अच्छे से और अच्छे से। देखो टाउ इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, एन आई ए बी। अभी मैंने क्या बताया कि जैसे ही कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो एन हमारा फिक्स, आई फिक्स नहीं होता है, आई हमारा फिक्स नहीं होता है, ए फिक्स, बी फिक्स। तो कहने का मतलब है टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, करंट के, राइट। तो जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, राइट। तो कहने का मतलब है अब गैल्वेनोमीटर का हम लोग काम तो ये करते हैं ना कि उसमें से करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है वही डिफ्लेक्ट कर वही बस शो करता है डिफ्लेक्ट करके खुद को, ठीक है। तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टॉर्क और जितना ज्यादा टॉर्क उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। ये चीज आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, अभी दिखाया ना मैंने एक स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, तो हर एक स्प्रिंग का एक अपना स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, वो कितना होता है, के होता है, ठीक है। तो अब एक स्प्रिंग में भी टॉर्क लगेगा क्योंकि अब देखो ये स्प्रिंग भी तो घूम ही रहा है ना एक तरीके से, तो जैसे ये स्प्रिंग घूमेगा तो टाउ इज इक्वल्स टू के आई। अब देखो ये टॉर्क और ये सॉरी के आई नहीं के फाइव, ठीक है, के फाइव, ठीक है। ये टॉर्क और मतलब जो करंट के कारण टॉर्क है दोनों इक्वली है क्योंकि दोनों ही तो स्प्रिंग के कारण ही हो रहा है ना। पहले वाले में भी करंट फ्लो हो रहा है और उसके कारण स्प्रिंग के कारण टॉर्क लग रहा है, और दूसरे में भी स्प्रिंग कांस्टेंट के कारण लग रहा है, तो ये टॉर्क और ये टॉर्क इक्वल हो जाएगा, मतलब के फाइव इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन आई ए बी, राइट। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ मतलब ये आई क्या हो आई क्या हो जाएगा, यहाँ से आई हो जाएगा के फाइव बाई एन ए बी, ठीक है, क्लियर है। या फिर यहाँ से आप के निकाल लो, सॉरी 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 के ही निकालना है यहाँ से, यहाँ से के अगर आप निकालोगे तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन आई ए बी बाई फाइव, ठीक है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया आपका, कि मतलब इस स्प्रिंग कांस्टेंट कि मतलब कितना स्प्रिंग कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉर्क इक्वेशन, और कैसे वर्क करता है सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं एक बार जस्ट फास्ट रिपीट कर देता हूँ कि क्या था सब कुछ, जस्ट एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेने दो मुझे। देखो कुछ नहीं था, इस ये जो कॉइल है इसके थ्रू करंट फ्लो होगा, उस करंट के कारण हमारे पास एक फ्लक्स आएगा, और इन पोल्स के कारण तो फ्लक्स पहले से ही है, तो दोनों फ्लक्स जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक टॉर्क आएगा। टॉर्क इक्वेशन क्या होता है अभी मैंने दिखा दिया, हालांकि नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। जैसे ये टॉर्क लगेगा तो आपका ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा, और गैल्वेनोमीटर का तो काम ही यही होता है कि बस इसका शो करना कि हाँ भाई करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ही अगर ये डिफ्लेक्ट किया विच मीन्स कि इन कॉइल से करंट फ्लो हो रहा है, अगर ये डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है विच मीन्स कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, राइट। ठीक है, स्प्रिंग के बारे में पता चल गया सबको, ठीक है। टॉर्क इक्वेशन बता ही दिया। अब आते हैं, देखो एक टर्म होता है आपका सेंसिटिविटी, ठीक है। अब सेंसिटिविटी में भी कभी कभी क्या होगा, सेंसिटिविटी, एक सेकंड इसको चेंज कर लेने दो। सेंसिटिविटी में भी क्या होगा, आपके पास दो टाइप का सेंसिटिविटी होता है। सेंसिटिविटी का मतलब, अभी सेंसिटिविटी का मतलब भी मैं समझाता हूँ आप लोगों को। एक तो होता है आपका
वोल्टेज सेंसिटिविटी और दूसरा होता है करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, अब देखो दोनों के केस में जैसे मान लो कि मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी लिख रहा हूं, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए मैं लिख रहा हूं V स्मॉल s, V सबस्क्रिप्ट s, और करंट सेंसिटिविटी के लिए I और सबस्क्रिप्ट s। तो IS आपका क्या हो जाएगा, IS हो जाएगा आपका 5 और डिवाइडेड बाय I। ठीक है, I कौन सा, अभी वही जो हमने निकाला हुआ है, मतलब निकाला था ना अभी, NIAB इज इक्वल्स टू K5 करके, यहाँ से I का वैल्यू अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या था, K5 NAB, यहाँ पे जो I है ये वही I है, राइट। ठीक है, तो अभी मैं समझाता हूँ, सॉरी, IS क्या हो जाएगा 5/I, और VS आपका क्या हो जाएगा, मतलब वोल्टेज सेंसिटिव क्या हो जाएगा, V 5/V, राइट। देखो सिंपल सी बात है, अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी बोल रहा है तो डिनोमिनेटर में क्या है, V है। अगर करंट सेंसिटिविटी बोल रहा है तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, करंट है। न्यूमरेटर का तो 5 और 5 सेम ही है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों एक मतलब इंटरचेंजेबल टर्म है। अभी मैं समझा देता हूँ वो भी कि दोनों कैसे कोरिलेटेड है, जस्ट लेकिन पहले समझो कि सेंसिटिविटी का मतलब क्या है। तो देखो जैसे मान लो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है दो, मतलब ये A है ये B है, ये गैल्वेनोमीटर A है ये गैल्वेनोमीटर B है। मान लो इसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण ये जो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वो 1 डिग्री का शो कर रहा है, राइट। और ये क्या है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तब 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो अब मैं पूछूं आपसे कि दोनों में ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस कौन है हमारे पास, तो ऑब्वियस ही बात है ए ज्यादा सेंसिटिव है कंपेयर टू बी, क्योंकि ये देखो मिनिमम वैल्यू 1 एम्पियर को ही डिफ्लेक्ट कर दे रहा है 1 डिग्री में, लेकिन ये क्या है 2 एम्पियर को डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब जो जितने कम करंट को लेकर भी डिफ्लेक्शन शो कर दे रहा है वो ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस कहलाएगा। ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारा मतलब मान लो 1 2 3 और मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये भाई 0.01 पे डिफ्लेक्ट कर दे रहा है 1 डिग्री, ये 0.001 पे, और ये 0.1 एम्पियर पे। ठीक है, ये सब एम्पियर में है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी सी में सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन है, तो यही है ना 0.01, क्यों सॉरी बी वाला, क्यों, क्योंकि ये सबसे कम करंट को डिफ्लेक्ट कर दे रहा है, 0.001 को ही डिफ्लेक्ट कर दे रहा है 1 डिग्री में। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कौन है, तो यहाँ पे ये बी है। तो सेंसिटिविटी का मतलब समझ आ गया होगा कि वो मिनिमम करंट जिसमें गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन शो कर दे, उस चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंसिटिविटी। ठीक है, अब देखो मैं अभी समझा बता रहा था आप लोगों को कि मतलब दोनों ये इंटरचेंजेबल टर्म है, तो वो देखो वो कैसे है, तो यहाँ से अभी समझते हैं, जस्ट एक सेकेंड। देखो वो क्या है, ये 5/V होता है। अब देखो V को हम लोग क्या जानते हैं, I इंटू आर से जानते हैं ना, और I को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, यही करंट फ्लो होता है ना, उसी के कारण तो वोल्टेज आएगा। ठीक है, तो 5 डिवाइड K5 NAB इंटू आर, ये 5 से ये 5 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा NAB डिवाइडेड बाई KR। क्लियर है, ठीक है। तो देख रहे हो दोनों इंटरचेंजेबल टर्म है। कहने का मतलब है अगर आपको वोल्टेज सेंसिटिव या करंट सेंसिटिविटी पता है तो आप एक दूसरा निकाल सकते हो, क्योंकि आपका मेन जो इक्वेशन है वो तो यहीं से है ना। अब यहाँ पे देखो K5 डिवाइडेड बाई NAB, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, मतलब NAB डिवाइडेड बाई K। देखो दोनों में आपको ये टर्म मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे भी देखो ये NAB ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा NAB डिवाइडेड बाय KR। देख रहे हो ये टर्म दोनों में है। एक्स्ट्रा क्या है वोल्टेज सेंसिटिव में,
सेंसिटिविटी में वो आर वाला टर्म, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो आई थिंक सो अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि गैल्वेनोमीटर वर्क कैसे करता है। ठीक है, होता क्या है कि कॉइल से आपका करंट गया, उस करंट के कारण एक फ्लक्स आया, और जो उसमें मैग्नेट लगा हुआ है उसका फ्लक्स पहले से ही होता है, दोनों इंटरेक्ट किया और उसके कारण करंट फ्लो होना स्टार्ट, राइट। सॉरी, हाँ, मतलब डिफ्लेक्शन शो करना शो कर देगा वो। ठीक है, सेंसिटिविटी भी समझा ही दिया कि सेंसिटिविटी क्या होता है। अब आता है आपका डैम्पिंग। डैम्पिंग, देखो बेसिकली ये जो टर्म है ना डैम्पिंग, ये कंट्रोल सिस्टम का टर्म है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम आप लोग के सिलेबस में भी होगा ही। उसमें देखो बेसिकली डैम्पिंग जो है आपका 4 टाइप का होता है। अभी मैं ये समझाऊंगा कि डैम्पिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब पहले एक फिजिकल मीनिंग समझाऊंगा, मतलब जो आप लोग को समझ आता होगा जो आप सभी ने देखा हुआ है, और उसके बाद फिर टेक्निकल टर्म पे जाएंगे। एक टर्म होता है आपका अंडर डैम्प्ड। मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो आप देखते हो वो अंडर डैम्प्ड ही होता है। ठीक है, फिर आपके पास है ओवर डैम्प्ड, नेक्स्ट वन है क्रिटिकली डैम्प्ड, और फिर आता है आपका अनडैम्प्ड, सॉरी अनडैम्प्ड। ठीक है, अब देखो सबका अपना अपना जीटा वैल्यू होता है। अंडर डैम्प्ड में जीटा का वैल्यू कितना होता है, जीटा लेस देन 1, या फिर यू कह लो 0 से 1। ठीक है, ये जीटा क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ अभी अभी जस्ट समझो कि जीटा है एक टर्म। ठीक है, ओवर डैम्प्ड के लिए जीटा का वैल्यू 1 होता है, क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए जीटा का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1 होता है, और अनडैम्प्ड के लिए जीटा इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये जीटा जो है इसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो। ठीक है, या फिर डैम्पिंग फैक्टर। क्लियर, बस। ठीक है, अब देखो समझो टर्म्स को कि ये क्या चीज है। ठीक है, अब देखो पहले मैं मतलब एक नॉर्मल टर्म से समझाता हूँ। जैसे ये आपके पास ये बॉल है, मतलब ये जो क्रिकेट बॉल होता है ना वही है। अगर आप इसको, ये आपका सरफेस है, ये अभी मैंने दिखाया, ये आपका सरफेस है। अगर आप इसको ड्रॉप करते हो तो ये होता क्या है, मतलब फर्स्ट टाइम में मतलब बाउंस करेगा तो कुछ मान लो यहाँ तक पहुंचा, फिर मतलब इसको छोड़ दे दो, मतलब एक बार ड्रॉप करके उसका छोड़ दिया तो फिर बाउंस करेगा ऊपर जाएगा, फिर बाउंस करेगा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे जाते जाते ये डाउनवर्ड्स। तो इस टाइप का जो भी मूवमेंट है कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक स्टेडी स्टेट आ जाता है उसका, मतलब एक टाइम आएगा ना उसके बाद बाउंस करते 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 वो कहीं जा करके रुक जाएगा। तो इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं जो फाइनली एक स्टेडी स्टेट गेन कर लेते हैं। स्टेडी स्टेट कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो फिक्स हो जाता है कि हाँ भाई उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है, या फिर उससे उससे कमेगा भी नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं होगा। तो जब स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंडर डैम्प्ड, राइट। समझ आ गया कहने का मतलब, समझ आया सबको। और मोस्टली आप जितने भी सिस्टम देखते हो या फिर मशीनरी देखते हो वो सब आपका क्या है, अंडर डैम्प्ड ही है। रीजन है उसके पीछे, अब जैसे अगर आप अपना फैन ही देखते हो, ठीक है, आपका फैन है तो स्टार्टिंग में क्या स्लो मूव करता है, फिर जैसे 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 स्पीड पकड़ पकड़ लेता है तो वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे रोटेट करता रहता है। ठीक है, उसके बाद ना वो घटेगा ना बढ़ेगा, अनटिल और अनलेस आप अगर कुछ नहीं चेंज करते हो तो। ठीक है, तो ये जो सिस्टम हुआ ये भी क्या हुआ, अंडर डैम्प्ड हुआ। इवन मोस्ट ऑफ द सिस्टम आपके पास जो भी है वो होता है अंडर डैम्प्ड। ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल सिस्टम है। ठीक है, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि ये मेजरमेंट में कैसे काम आ रहा है। ठीक है, और ये क्या टर्म है अभी ये भी बताऊंगा, जस्ट समझते जाओ। ठीक है, अब देखो, और ये क्या है, अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड का मतलब इसके बाद इसका सीधा समझाने का मतलब मैं बताता हूँ।
अनडैम्प्ड में क्या है ना, इसका मतलब हालांकि ये मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सिस्टम, मतलब लैब वगैरह में किसी तरीके से हम अरेंजमेंट करके ये अनडैम्प्ड कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ ये बन नहीं सकता। कहने का मतलब अगर ये आप बॉल आपने गिराया तो कभी भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्या कि ये बाउंस बैक करके उसी मतलब उसी पोजीशन पे आएगा, कभी नहीं होता है। मतलब अगर ऐसा हो गया तो होगा क्या कि ये हमेशा मतलब एक बार गिरा दो फिर जिंदगी भर ये ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन जो कि होता नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनडैम्प्ड। ठीक है, क्योंकि ये एक पहली बात तो ये कि एक स्टेबल स्टेट पे जाता ही नहीं है। ठीक है, देखो कि अगर कैसे जाएगा, फर्स्ट टाइम आपने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करके बाउंस बैक हुआ और वहीं पे पहुंच गया। ठीक है, मतलब देखो सॉरी, पहले इस लेवल पे था, इस लेवल पे था ना ये, फिर जब बाउंस बैक हुआ तो फिर इस लेवल पे आ गया, तो अब इस लेवल से आया है तो फिर दोबारा भी बाउंस बैक होगा, जब तक अगर आप सिनेरियो चेंज नहीं करोगे तो उसी हाइट पे जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या है, ये कंटिन्यूअली चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, तो इस टाइप का सिस्टम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनडैम्प्ड, और ये स्टेबल होता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, ठीक है, अभी मैं ग्राफ के हेल्प से भी बताऊंगा। और ओवर डैम्प्ड नाम से ही पता चल रहा है, हो इसमें क्या होगा आपका, जैसे ये बॉल आपने गिराया तो होगा क्या कि ये औकात से ऊपर ज्यादा चला जाएगा। कहने का मतलब है आपने तो किया क्या, मतलब इस हाइट पे गिराया, ए से गिराया, तो होगा क्या ये बाउंस बैक करके यहाँ पहुंच जाएगा। अगर ऐसा होने लग जाएगा तो कहने का मतलब है कि फिर जब ये बाउंस बैक करेगा तो फिर ये ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, तो मतलब यू आर गेटिंग नथिंग, मतलब इन द सेंस आपने दिया 10 रुपया और आपको एकदम इन्फिनेटली ये टाइम मिलता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरडैम। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ देखो, और इसमें कैसे यूज होता है ये भी मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो हम्म, देखो क्रिटिकली डैम में क्या हुआ था, ऐसे करके एक पर्टिकुलर स्टेबल स्टेप में चला गया। ठीक है, तो ये जो स्टेट है इसको हम लोग बोलते हैं अंडर डैम्प्ड। क्लियर है? इसमें जीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। क्लियर? अब मैं दिखाता हूं आप लोगों को अनडैम्प्ड। इसमें क्या होता है, ये आपका कंटिन्यू रहता है प्रोसेस। तो ये जो सिस्टम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनडैम्प्ड। ठीक है, इसमें जीटा का वैल्यू कितना होता है, 0। नेक्स्ट आपका क्या था, नेक्स्ट था आपका ओवर डैम्प्ड। ओवर डैम्प्ड में क्या होता है, ये सिस्टम से के ऊपर चला जाता है। ठीक है, और क्रिटिकली डैम्प में क्या होता है, ये अप्रॉक्स पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है। ठीक है, आई थिंक सो सबको सब कुछ समझ आ गया होगा। अच्छा हाँ सॉरी, मोस्ट, हाँ, अब इनका क्या मतलब है, तो देखो जनरली होता क्या है, अगर आप चाहो आप सिस्टम बनाओगे क्या, और आपको मतलब भी इसी से ही है, अनडैम्प्ड से, सॉरी अंडर डैम्प्ड, एक्सट्रीमली सॉरी, अंडर डैम्प्ड से। ठीक है, इसका क्या मतलब है मैं भी बताता हूँ। जैसे देखो ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है, आप चाहोगे ना कि मतलब कहीं पे जा करके ये मतलब जैसे मान के चलो इससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, इस गैल्वेनोमीटर से, तो आप चाहोगे ना कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जा करके ये स्टेबल स्टेट में आ जाए। ठीक है, तो ये स्टेबल स्टेट आपको दे कौन रहा है, तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम ही दे रहा है।
राइट। तो इसीलिए हम लोग जितना जब भी कोशिश करते हैं तो हम कोशिश करते हैं क्या कि हमारे पास जो सिस्टम रहे वो अंडर डैम्प सिस्टम रहे, राइट। और अंडर डैम्प का मतलब क्या होता है सबको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। तो आई थिंक सो सबको सब कुछ समझ आ गया होगा। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स आपको मंडे मतलब कल आपको मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 12-1 बजे तक आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका कितना यूनिट रह रहा है, ओनली मीटर वोल्ट मीटर वाला चैप्टर यानी कि यूनिट नंबर 3 रह रहा है। और अगर आपका बीच में कुछ रह गया हो तो बताना, समझा दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।